Greetings class. Beta, we are going to start our new topic today. As you know, we were discussing Introduction to Statistics chapter and we have discussed meaning of statistics. We have discussed features as well and functions also. Okay. So today we are going to do role, importance, uses of statistics. बेटा रोल इम्पॉर्टेंस यूजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स के साथ अगर एप्लीकेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स के नाम से क्वेश्चन आ जाए देन यू हैव टू राइट द सेम आंसर एज यू आर राइटिंग इन दिस क्वेश्चन. ओके, तो सबसे पहले क्या है, व्हाट इज इम्पॉर्टेंस. इंपॉर्टेंस मतलब कहाँ पर स्टैटिस्टिक्स कहाँ पर इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर यूज़ हो रहा है. वेयर आर द एरिया, व्हाट आर द एरियाज वेयर द स्टैटिस्टिक्स इज गोइंग टू बी अप्लाइड, कहाँ पे अप्लाई किया जाएगा. ठीक है, फर्स्ट importance for administration means टॉप अथॉरिटीज़, गवर्नमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर इकोनॉमी ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री. ओके, तो जैसे अगर हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन में स्टैटिस्टिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. क्यों ज़रूरत पड़ती है बेटा, कैसे अगर हम देखें, अगर आपको पता हो जैसे हमारे 5 ईयर प्लान्स बनते थे 1951 से हमारे 5 ईयर प्लान्स बनना स्टार्ट हुए थे, बट 2017 में अब वो 5 ईयर प्लान्स बनना बंद हो गए हैं. अब नीति आयोग है, पहले प्लानिंग कमीशन होता था, अब नीति आयोग है. अब जो है 3 ईयर एक्शन प्लान्स बनते हैं बेटा, अब नहीं बनते हैं 5 ईयर प्लान्स हमारे. तो जो हमारे 5 ईयर प्लान्स बनते थे या हमारे जो 3 ईयर एक्शन प्लान्स हैं वो कैसे बनते हैं, दे आर ऑल बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स बिकॉज दे आर ऑल बेस्ड ऑन नंबर्स. ठीक है, अगर मुझे किसी भी पर्टिकुलर एरिया में कि एजुकेशन सेक्टर में कितना पैसा खर्च करना है गवर्नमेंट को, या फिर मुझे रिटेल पे कितना पैसा खर्च करना है, या फिर मुझे रूरल एरियाज़ में कितना पैसा खर्च करना है, ये सब अगर मुझे देखना है तो क्या करेंगे, गवर्नमेंट ऑब्वियसली पिछले पास्ट रिकॉर्ड्स देखेगी. दे विल सी द ऑन एन एवरेज हाउ मच दे हैव स्पेंट इन पास्ट, उसके बेसिस पे ही आप फ्यूचर में डिसाइड करेंगे. और इसके अलावा किसी भी कंट्री के अंदर किसी भी इकॉनमी की हमें पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करनी है, नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है, जीडीपी कैलकुलेट करनी है, आईआईपी कैलकुलेट करना है. आईआईपी मींस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. अगर हमें ये सब चीज़ें कैलकुलेट करनी है तो वी कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स ओनली. बेटा जो आईआईपी है, आईआईपी अगर आपको पता हो तो क्या होता है, आईआईपी है बेटा इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जिसमें क्या है कि हम एक इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं जो हमारी कंट्री की प्रोडक्शन को मेजर करता है कि हर साल हम कितना कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं. और स्टैटिस्टिक्स में यू हैव टू स्टडी इंडेक्स नंबर का चैप्टर, तो इंडेक्स नंबर के चैप्टर में ही आपको आईआईपी इंडेक्स निकालना होता है बेसिकली. तो ये जिसे ये सब मैंने जो आपको एग्जांपल्स दिए, यू कैन पुट इन योर जो आपका एग्जाम आएगा उसमें आप इसको किसी भी फॉर्म में डाल सकते हैं. लाइक पर कैपिटा इनकम है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का रिकॉर्ड है, प्रोडक्शन कितनी है, सेल्स कितनी है इकॉनमी के अंदर, नेशनल इनकम कितनी है, जीडीपी कितना है पर, और इसके अलावा जैसे 5 ईयर प्लान्स पे कितना हम स्पेंडिंग करेंगे या 3 ईयर एक्शन प्लान्स पे कितना होगा, ये सब चीज़ें आप एडमिनिस्ट्रेशन के एग्जाम्पल्स में डाल सकते हैं बेटा. नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस फॉर बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट और एग्रीकल्चरिस्ट. अब बिजनेसमैन कैसे स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करते हैं, या इंडस्ट्रियलिस्ट कैसे यूज़ करते हैं, या एग्रीकल्चरिस्ट मतलब फार्मर्स जो हैं वो कैसे यूज़ करते हैं. बेसिकली अगर हम फार्मर्स की बात करें तो दे यूज टू एस्टिमेट द डिमांड ऑफ देयर क्रॉप. तो जो उन्होंने जो प्रोडक्शन किया है जिस क्रॉप का, वो उसकी डिमांड मार्केट में कितनी होगी उसके हिसाब से वो बेसिकली डिमांड को फोरकास्ट करना, उसके बेसिस पे उसकी सप्लाई प्रोवाइड करना, ये एग्रीकल्चरिस्ट का काम है. ऐसे ही बिजनेसमैन क्या करते हैं, दे यूज टू फोरकास्ट द डिमांड ऑफ देयर प्रोडक्ट. अगर आपने कल का लेक्चर अटेंड किया था बेटा तो उसमें आपको ये पता होगा लॉ ऑफ डिमांड हमने डिस्कस किया था. लॉ ऑफ डिमांड इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन डिमांड एंड प्राइस, है ना. तो प्राइस और डिमांड का जो रिलेशनशिप है वी यूज टू स्टडी इन द को रिलेशन चैप्टर एंड दैट इज डन इन स्टैटिस्टिक्स ओनली. तो बिजनेसमैन और इंडस्ट्रीज यहाँ पे आप सेम बात है, और एग्रीकल्चरिस्ट में आप फार्मर्स का एग्जाम्पल देंगे. नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस इन इकोनॉमिक्स. अब इकोनॉमिक्स में कैसे यूजफुल है हमारा स्टैटिस्टिक्स. देखिए बेटा, इकोनॉमिक्स में जो भी हमने लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ प्रोडक्शन, ये सब पढ़ते हैं हम. अभी हमने कल भी डिस्कस किया था, जैसे मैंने ऊपर वाले पॉइंट में भी आपको बताया कि लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ प्रोडक्शन, ये सब चीज़ें क्या है, इकोनॉमिक्स का पार्ट है. ठीक है, जैसे अगर आप देखें कोई भी जो लॉ है, ठीक है, वो विदाउट स्टैटिस्टिक्स हो नहीं सकता. जैसे आप डिमांड शेड्यूल तैयार करते हैं, उसमें आप क्या करते हैं, प्राइस में चेंजेस करते जाते हैं और डिमांड उसमें उसके हिसाब से डिक्रीज करते जाते हैं, यानी प्राइस बढ़ता जा रहा है, डिमांड डिक्रीज होती जा रही है. बेटा दो चीज़ें होती हैं, एक होता है प्राइस एंड डिमांड, एक होता है डिमांड एंड प्राइस. दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों सेम चीज़ें नहीं हैं. फॉर एग्जाम्पल प्राइस एंड डिमांड क्या कर रहा है, प्राइस एंड डिमांड बता रहा है प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, जो आपका लॉ ऑफ डिमांड वाला एग्जाम्पल है, राइट. लेकिन डिमांड एंड प्राइस क्या है, अगर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ी तो ऑब्वियसली उसके प्राइजेस भी बढ़ जाएंगे. तो डिमांड एंड प्राइस में तो पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है और प्राइस एंड डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है. तो बेटा ये चीज़ें आप इसके अंदर लिख सकते हैं. बट प्राइस और डिमांड एंड प्राइस जो हम पढ़ रहे हैं, दे आर ऑल
done, they're all calculated, they're all schedules are prepared in statistics only. नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस फॉर पॉलिटिशियंस और इन पॉलिटिकल फील्ड्स. अब जो एग्जांपल्स आपने एडमिनिस्ट्रेशन में दिए थे ना बेटा, कुछ एग्जांपल्स वहाँ से उठा के आप पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल फील्ड्स में यूज़ कर सकते हैं. लाइक हमारे जो पॉलिटिशियंस है कैसे, हमारा जैसे बजट आता है एंड बजट इज अनाउंस्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर. ओके, तो लेकिन बजट कैसे आता है, बजट जैसे हमारा फरवरी में आता है तो उसके लिए एक बिल होता है, बिल पास होता है, उसके बाद हमारा ये बजट डिक्लेयर किया जाता है, वो फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा डिक्लेयर किया जाता है. ओके, तो पॉलिटिशियंस कौन है, जैसे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो हमारे जो जो किस किस एरिया में कितना कितना एक्सपेंडिचर होगा, कितने कितने जो आपके टैक्स स्लैब्स हैं, टैक्स के स्लैब्स होते हैं, वो सब डिसाइड किए जाते हैं, वो सब अनाउंस किए जाते हैं. तो ये सब क्या है, दिस इज़ ऑल वॉट आर पॉलिटिशियंस आर यूजिंग, आई मीन. और जो आपके जो एक्सपेंडिचर हैं, किस एरिया में कितना एक्सपेंडिचर होगा, ये कैसे कैलकुलेट किया आपने, बेस्ड ऑन द एवरेजेस ऑफ द पास्ट ईयर्स. ओके, बेस्ड ऑन द एवरेजेस और बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप ऑफ टू फैक्टर्स ऑफ पास्ट ईयर्स. तो उन्हीं के बेसिस पे ही हम नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंडिचर्स को डिसाइड करते हैं. ऐसे ही टैक्स के जो स्लैब्स हैं वो भी हम बेस्ड ऑन पास्ट टैक्स स्लैब्स क्या होते हैं वो सबको देख के हम करते हैं. तो इसमें हम फोरकास्टिंग भी अगर कर रहे हैं तो दैट इज ऑल अ पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स ओनली. नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस इन सोशल फील्ड. अब स्टैटिस्टिक्स सोशल फील्ड में कैसे यूज़ होता है, सोशल फील्ड मीन्स सोसाइटी, यानी सोशल प्रॉब्लम्स जितनी भी आपको अगर नज़र आ रही है जो सोसाइटी में, आप वो सब लिख सकते हैं इसमें. फॉर एग्जांपल डाउरी, पॉवर्टी, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट कितने परसेंट है, पहले कितनी थी, ग्राफ्स और चार्ट्स की हेल्प से आप उसमें बता दीजिए. ठीक है, तो ग्राफ्स एंड चार्ट्स आर ओनली द पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स ओनली. अगर मैं चार्ट के थ्रू बता रही हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट हाउ इट इज़ इंक्रीजिंग इन आर इकोनॉमी, हाउ पॉवर्टी इज इंक्रीजिंग इन आर इकोनॉमी, हाउ मेनी % ऑफ पीपल आर देयर अंडर पॉवर्टी लाइन, तो ये सब हमारी सोशल प्रॉब्लम्स हैं. ओके, तो ये इलिटरेसी का प्रॉब्लम है, कितने % इलिटरेट है, कितने % अनएम्प्लॉयड है, तो ये सब चीज़ें क्या हैं आपकी, दीज आर इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन सोशल फील्ड. नेक्स्ट इज जहाँ हमारा स्टैटिस्टिक्स यूज़ हो रहा है बेसिकली. नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस इन फील्ड ऑफ साइंस एंड रिसर्च. बेटा अगर हम साइंस एंड रिसर्च की बात करें तो आप अपने आसपास जो भी इंस्ट्रूमेंट्स देखते हैं, फॉर एग्जांपल यू सी अ थर्मामीटर. ठीक है, थर्मामीटर है, बीपी की मशीन है, ब्लड प्रेशर की मशीन है, ईसीजी मशीन्स हैं, दे आर ऑल बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स बिकॉज दे ऑल वर्क ऑन नंबर्स. लाइक जैसे अगर थर्मामीटर में आप देखें कि जो नंबर्स की फॉर्म में लिखा होता है, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस है, या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो ये सब क्या है, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स ओनली, क्योंकि यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स यूज़ किया गया है इन नंबर्स को डिफाइन करने के लिए कि हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होगा बॉडी का. इसके अलावा अगर आप देखें ब्लड प्रेशर की मशीन, कि आपका ब्लड प्रेशर जो है इट शुड बी 120/80 इज एन अप्रोप्रिएट प्रेशर ऑफ द ब्लड, तो वो क्या है, वो कैसे डिसाइड किया गया, इट इज़ ऑल बीन डिपेंडेंट ऑन स्टैटिस्टिक्स ओनली. ओके, तो जब साइंस एंड रिसर्च की बात करते हैं तो आपके पास जितने भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स आप देख रहे हैं, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स आप देख रहे हैं, दे आर ऑल बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स ओनली. ईसीजी की मशीन अगर आप देखते हैं, जैसे आप टीवी में भी देखते हैं बेटा, जो जिस तरीके से उसका मूवमेंट हो रहा होता है, ये जो आपकी हार्ट बीट है, पल्स रेट है, ये सब चीज़ें दे आर ऑल बेस्ड ऑन नंबर्स एंड इट इज़ ऑल स्टैटिस्टिक्स. नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस फॉर बैंकिंग. अब क्या है, स्टैटिस्टिक्स बैंकिंग में कैसे यूज़ हो रहा है, हाउ मेनी सेविंग अकाउंट्स आर देयर, हाउ मेनी करंट अकाउंट्स आर देयर, व्हाट इज कासा रेशो. कासा रेशो मीन्स करंट अकाउंट वर्सेस सेविंग अकाउंट रेशो कितनी है आपकी, क्रेडिट कार्ड्स कितने हुए, कितने सेल हुए हैं, डेबिट कार्ड कितने सेल हुए हैं, ओवरऑल बैंकिंग रेट क्या है, CRR क्या है, जो SLR क्या है. CRR मतलब कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, जो गवर्नमेंट अपने जो RBI गवर्नमेंट के साथ देखते हैं कि हम लोग को मार्केट मनी फ्लो कितना रखना है इकोनॉमी के अंदर, तो ये सब क्या है, बैंकिंग में भी तो हम नंबर्स की टर्म में ही तो बात कर रहे हैं. सो इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स ओनली. नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस फॉर इंश्योरेंस कंपनीज. अब हम इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें तो इंश्योरेंस कंपनीज बेटा लाइफ टेबल्स यूज़ करती हैं. अगर आपने कभी अपना इंश्योरेंस कराया हो तो जो इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं दे यूज टू कैरी अ लाइफ टेबल विद देम. लाइफ टेबल में क्या होता है, इट इज़ अ टेबल ऑफ प्रोबेबिलिटी, जिसमें आप प्रोबेबिलिटीज़ चेक करते हैं कि अगर एक पर्सन की एज 45 ईयर्स है तो व्हाट आर द चांसेस ऑफ दैट पर्सन दैट ही विल बी डेड इन दिस ईयर और ही विल बी डेड इन नेक्स्ट ईयर. तो इस तरीके से चांसेस चेक किए जाते हैं. तो वो चांसेस के बेसिस पे ही इंश्योरेंस प्रीमियम डिसाइड होते हैं कि एक पॉलिसी पे कितना प्रीमियम मुझे पे करना पड़ेगा. तो इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती है, जो लाइफ टेबल्स पे काम करते हैं, जो लाइफ टेबल्स होती हैं वो प्रोबेबिलिटीज़ पे काम करता है. तो प्रोबेबिलिटीज़ क्या है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स ओनली, दो इट्स नॉट इन आवर सिलेबस. प्रोबेबिलिटी का चैप्टर हमारे सिलेबस में नहीं है, बट इट इज़ अ वेरी कॉमन चैप्टर we used to do in statistics. Next is importance in field of education. अब एजुकेशन में कैसे है, कितने % लोग इलिटरेट हैं, कितने % लोग लिटरेट हैं, कितने स्कूल्स हैं,
मेरी सिटी में कितने स्कूल्स हैं, हाउ मेनी कॉलेजेस आर देयर, ठीक है, रूरल एरियाज में कितने कॉलेजेस हैं, कितने स्कूल्स हैं, दिस इज ऑल वी यूज स्टैटिस्टिक्स इन फील्ड ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग। आ गया, इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स जो 5 ईयर प्लानिंग हम करते थे उसकी बात हो रहा है, उसकी बात कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक प्लानिंग हमारी जो पॉलिसीज बनती हैं दे आर ऑल बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स। अब बेटा हम लोग इकोनॉमिक प्लानिंग अभी नहीं करते हैं, मतलब 5 ईयर प्लान्स हमारे नहीं बनते हैं। जो जवाहरलाल नेहरू के टाइम से हमारी जो 5 ईयर प्लानिंग थी वो स्टार्ट हुई थी, बट अब वो हमारी 5 ईयर प्लानिंग जो है वो खत्म। अब हम 5 ईयर प्लान्स नहीं बनाते हैं, प्लानिंग कमीशन नहीं है, पहले प्लानिंग कमीशन बनाता था, 1951 से हमारे ये प्लान्स बनना स्टार्ट हुए थे, बट नाउ वी डू एक्शन प्लानिंग। मोदी गवर्नमेंट के अंडर हम एक्शन प्लानिंग कर रहे हैं और नीति आयोग है जो एक्शन प्लानिंग करते हैं फॉर 3 ईयर्स। ओके, तो ये क्या है जो हम प्लानिंग कर रहे हैं, दिस इज ऑल बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स ओनली बिकॉज दे यूज टू वर्क ऑन नंबर्स ओनली। ओके तो बेटा ये जो रूल और यूजेस और इंपॉर्टेंस और एप्लीकेशन जो मैंने आपको बताया, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर में से बनता है एंड का दिस इज यूज, आप कॉमनली इसको एग्जाम में अपने देख सकते हैं, हर बार एक ना एक बार आता ही है ये क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट इज बेटा सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स मतलब अब स्टैटिस्टिक्स में 2 चीज़ें आती हैं, पहला डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, दूसरा है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अब हम ये डिस्कस करते हैं बेटा, जब भी आपके पास क्वेश्चन आया कि सब्जेक्ट मैटर, तो उसमें आपने स्टैटिस्टिक्स को इसी तरीके से डायग्राम के फॉर्म में बताना है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। सबसे पहले हम आते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है, जब आपके पास डेटा ऑलरेडी अवेलेबल हो, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ओके, जब डेटा ऑलरेडी अवेलेबल ना हो एंड यू हैव टू एस्टिमेट द डेटा, दिस इज कॉल्ड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले हम आते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे, मैं यहाँ स्लाइड में से पढ़ रही हूँ। It merely describes the data and consists of the method and techniques of collection, organization, presentation and analysis of data. It means क्या है, जो आपके पास डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है एंड यू आर जस्ट डिस्क्राइबिंग दैट डेटा बाय मेकिंग कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस ऑफ डेटा। मतलब मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर जीवीएम कॉलेज में 5000 गर्ल्स हैं तो वो डाटा मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल डाटा था। व्हाट आई डिड, आई कलेक्टेड दैट डाटा, आई ऑर्गेनाइज दैट डाटा, मतलब ऑर्गेनाइज मतलब मैंने उसको क्लासीफाई किया, उसको मैंने ऑर्गेनाइज किया, ओके, प्रेजेंट किया एंड उसका एनालिसिस किया। तो जो डाटा मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल था मैंने सिर्फ उसके ऊपर ये सब टूल, मतलब ये सब अपना प्रोसेस अप्लाई किया, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस का। फिर These data can be presented in form of chart, table और in order to show trends. अब इसे हम easily charts, tables और trends की form में show कर सकते हैं. Okay. It uses the tools like measures of central tendency, dispersion, skewness, correlation and regression. बेटा जो हमने analysis में पढ़ा था, मैंने आपको जो meaning बताया था statistics का, तो उसमें हम जो analysis वाला part करते हैं, we use to calculate central tendency, dispersion, skewness, correlation, regression. तो ये सब क्या है? These are the tools that we use to apply on the data that is available to us. तो descriptive statistics के अंदर ही ये सब काम करते हैं. In this type of statistics, nothing can be inferred from data, nor can a decision be made or conclusion drawn. अब ये क्या है? हम डेटा पे कैलकुलेशंस तो कर सकते हैं, टूल्स तो अप्लाई कर सकते हैं, बट डिसीजन हैज़ टू बी टेकन बाय अ ह्यूमन बीइंग. जो डिसीजन है वो हमें खुद लेना पड़ेगा. स्टैटिस्टिक्स इज नॉट गोइंग टू गिव मी द डिसीजन आई हैव टू टेक बाय माई ओन. तो ये क्या है? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. व्हेन द डेटा इज ऑलरेडी अवेलेबल एंड आई एम कलेक्टिंग इट. ओके, मैंने कलेक्ट किया, उसके बाद मैंने उसको क्लासीफाई किया, उसको एनालाइज किया, उसके ऊपर टूल्स अप्लाई कर रही हूँ मैं. तो ये सब आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर आपको लिखना है. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स. इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है आपका? इन्फ्रेंशियल मतलब व्हेन डेटा इज नॉट अवेलेबल टू यू एंड यू हैव टू इन्फर इट, यू हैव टू एस्टिमेट इट. आपको डेटा को एस्टिमेट करना है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, अगर मुंबई में एक रैली हुई एंड देयर आर 2 लाख पीपल पार्टिसिपेटेड, ठीक है, इन दैट रैली, तो मैं क्या बोलूँगी? 2 लाख पीपल पार्टिसिपेटेड इन दैट रैली. बट मैंने आपको बताया था, क्या वो एग्जैक्ट 2 लाख पीपल है? नो, इट कैन बी लेस देन दैट और इट कैन बी मोर देन दैट. तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स मीन्स व्हेन आई एम गोइंग टू एस्टिमेट माई डेटा, मेरे पास डेटा इजीली अवेलेबल नहीं है और मैं उसे एस्टिमेट कर रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक बार स्लाइड्स में से पढ़ते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज इट डील्स विद द मेथड विच हेल्प इन एस्टिमेटिंग एंड मेकिंग डिसीजंस कंसर्निंग अ पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल रिजल्ट्स. इसका मतलब क्या है? फर्स्ट लाइन में आ गया ना, विच हेल्प इन एस्टिमेटिंग, मतलब मुझे डेटा को एस्टिमेट करना पड़ रहा है, एंड मेकिंग डिसीजन, और उसके बेसिस में डेटा, उसके बेसिस में डिसीजन ले रही हूँ. कंसर्निंग अ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन क्या होता है बेटा? कि जिस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं, यानी कि यूनिवर्स मतलब अगर मैंने आपको कहा कि 2 लाख पीपल जो है, 2 लाख पीपल क्या है? मेरे पॉपुलेशन है. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल रिजल्ट.
रिजल्ट्स। अगर सपोज करो मुझे 2 लाख पीपल में से कुछ लोगों पर अपना सर्वे करना है, तो मैं उनका जो पार्ट उसमें से निकालूंगी। मैं पूरे 2 लाख लोगों पर सर्वे नहीं कर सकती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, मैं एक छोटा सा पार्ट लाइक 50,000 पीपल, 25,000 पीपल, उसमें से आई विल टेक इट आउट। तो क्या होगा, जो पीपल मैंने एज अ सैम्पल निकाले हैं दैट इज कॉल्ड सैम्पल। लाइक पॉपुलेशन एज अ यूनिवर्स, आप होल की बात करें, पूरे 2 लाख लोग मेरी पॉपुलेशन होंगे, लेकिन उसमें से सपोज मुझे उनके ऊपर कुछ सर्वे करना है और मैंने 25,000 पीपल उसमें से बाहर निकाल लिए, तो वो क्या है, 25,000 विल बी एक्टिंग एज अ सैम्पल। नेक्स्ट इज अ पॉपुलेशन इज ट्रीटेड एज यूनिवर्स। आ गया, मैंने अभी आपको बताया था कि पॉपुलेशन क्या होता है, मेरा यूनिवर्स होता है। तो पॉपुलेशन इज ट्रीटेड एज यूनिवर्स एंड अ सैम्पल इज अ सेगमेंट ऑफ इट। और सैम्पल इसका एक पार्ट है, ऑब्वियसली पॉपुलेशन का पार्ट ही है मेरा सैम्पल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं पॉपुलेशन और सैम्पल का एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल एक आपके पास राइस का सैक है बेटा, ठीक है, राइस के सैक में कुछ राइस खराब है, तो क्या आप उस राइस के सैक में सारे राइस को काउंट कर सकते हो? सारे राइस को काउंट नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर आपको ये देखना है कि कितने राइस खराब है, तो व्हाट विल यू डू, मैं सारे राइस को, तो राइस पूरे जो राइस थे, पूरी राइस का सैक था जिसमें जितने भी उसमें राइस थे, इट वाज माय यूनिवर्स, वो मेरा यूनिवर्स था, पॉपुलेशन था, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसमें से कुछ एक अपने हैंड में निकाल रही हूँ, हैंडफुल ऑफ राइस में उसमें से निकाल रही हूँ, फिर हैंडफुल ऑफ राइस मैंने ऐसे करते करते 20 टाइम्स निकाला, तो 20 व्हाट इज 20 टाइम्स जो मैंने हैंडफुल ऑफ राइस निकाले वो मेरा सैंपल हो जाएगा, क्योंकि जो पार्ट मैं उसमें से निकाल रही हूँ वो उसी का ही पार्ट है। तो पॉपुलेशन का पार्ट होता है बेटा सैंपल। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सैंपल इज कॉल्ड सैंपल स्टैटिस्टिक्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड पॉपुलेशन पैरामीटर। इसका क्या मतलब है, जब भी बेटा मैं सैंपल पर कुछ कैलकुलेशन करती हूँ, सपोज मैंने सैंपल की एवरेज निकाली, जो सैंपल मैंने पॉपुलेशन में से बाहर निकाला, उसका एक पार्ट बाहर निकाला, अगर मैं उसके ऊपर कोई कैलकुलेशन कर रही हूँ तो मैं उसको बोलूँगी सैंपल स्टैटिस्टिक्स। और जब भी मैं पॉपुलेशन के ऊपर कैलकुलेशन कर रही हूँ, जैसे मेरी होल पॉपुलेशन, मैंने जीवीएम कॉलेज की 5,000 गर्ल्स के ऊपर पूरी कैलकुलेशन करनी है, तो मेरी पॉपुलेशन क्या है, या मेरा वो यूनिवर्स है, 5,000 गर्ल्स जो है वो पॉपुलेशन या यूनिवर्स आप जो भी बोल लो, अगर मुझे उसके ऊपर कैलकुलेशन करनी है देन आई विल कॉल इट एज पॉपुलेशन पैरामीटर। ओके, ये हो गया हमारा इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। दिस इज माय डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड दिस इज माय इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ओके बेटा, जो नेक्स्ट आपकी स्लाइड है दैट इज लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड दिस इज द लास्ट स्लाइड व्हाट यू हैव टू डू इन योर सिलेबस। अब क्या है सिलेबस एज इन चैप्टर 1 लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। बट अभी तक हमने उसके फंक्शंस पढ़े, फीचर्स पढ़े, एप्लीकेशन या इंपॉर्टेंस पढ़ी, बट इसकी लिमिटेशंस क्या है एक बार लिमिटेशंस भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स है स्टैटिस्टिक्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। जो स्टैटिस्टिक्स है ना, इट स्टडीज ओनली न्यूमेरिकल फैक्ट्स, सिर्फ न्यूमेरिकल डाटा पे काम करता है। मैंने आपको क्लास में एग्जांपल भी दिया था, मैंने कहा था कि अगर आपको 2 लोगों की ऑनेस्टी मेजर करनी है कि हु इज़ मोर ऑनेस्ट, तो आप नहीं मेजर कर सकते। स्टैटिस्टिक्स विल ओनली वर्क ऑन नंबर्स नॉट ऑन क्वालिटी। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली। ये सिर्फ एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स है बेटा, हमने एक फीचर पढ़ा था, इट स्टडीज एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स मतलब सिर्फ फैक्ट्स का टोटल है। अगर मैंने आपको सिंपल एक नंबर दे दिया कि जीवीएम गर्ल्स कॉलेज में 5,000 गर्ल्स हैं, तो हाउ डज इट मैटर्स टू मी। बट जब मैं बोलूँगी आर्ट्स में इतने हैं, साइंस में इतने हैं, मैनेजमेंट में इतने हैं, आईटी में इतने हैं, तो वो मेरा एग्रीगेट्स हैं। तो इसका मतलब क्या है कि स्टैटिस्टिक्स जो है एग्रीगेट्स पे काम करता है। सिंपल एक नंबर में अगर आपको दे दूँ तो दैट इज नॉट कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। फिर है नॉट द ओनली मेथड। अब स्टैटिस्टिक्स सिर्फ अकेला मेथड नहीं है, बिकॉज बेटा वेन एवर वी हैव टू कैलकुलेट या वेन एवर यू हैव टू डिटर्मिन द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स लाइक ऑनेस्टी मेजर करनी है, किसी की ब्यूटी मेजर करनी है, कॉम्प्लेक्शन मेजर करना है, तो उस केस में स्टैटिस्टिक्स मेरा फेल हो जाता है। तो इसलिए लिखा इट इज़ नॉट द ओनली मेथड, देयर आर वेरियस मेथड्स विच यूज टू कैलकुलेट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑल्सो लाइक ब्यूटी, कॉम्प्लेक्शन, ऑनेस्टी एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज होमोजिनिटी ऑफ डेटा। होमोजिनिटी ऑफ डेटा मीन्स डेटा जो होमोजीनियस होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लास्ट क्लास में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था बेटा, जैसे अगर सपोज करो मुझे मोहन की हाइट 50 के मोहन की हाइट जो है 152 सेंटीमीटर्स है और शाम का वेट जो है वो 50 kg है, तो क्या ये दोनों कंपेरेबल हैं? नो, ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज दोनों की जो यूनिट है वो अलग अलग है, एक वेट है और एक हाइट है। डेटा इज नॉट होमोजीनियस, तो मैं वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स अप्लाई नहीं कर पाऊंगी। अगर मैंने कर भी दिया तो मेरे रिजल्ट रॉन्ग होंगे। तो डेटा इट शुड ऑलवेज बी होमोजीनियस, उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर दो पेपर कंपनीज हैं, सपोज 2 पेपर कंपनीज हैं, यानी कि 2 कंपनीज ऐसी हैं जो पेपर मैन्युफैक्चर करती हैं, तो दोनों के प्रॉफिट्स मुझे दिए हुए हैं, दोनों के प्रॉफिट्स ऑब्वियसली रुपीज़ में होंगे, तो आई कैन ईजिली मेजर देम, तो मेरा डेटा होमोजीनियस है। ओके, नेक्स्ट इज रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज। ये बात सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जब हम रिजल्ट्स, फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में किसी एक स्टूडेंट के 0 मार्क्स हैं और किसी एक स्टूडेंट के 100 मार्क्स हैं, तो
बीच में कोई एवरेज वाला बच्चा नहीं है, ठीक है। तो इसका एवरेज निकालने अगर हम, तो 0 + 100 डिवाइडेड बाय 2 कितना हुआ 50। बट 50 मार्क्स वाला तो कोई बच्चा ही नहीं है क्लास में, किसी के ऐसे कोई ऐसे स्टूडेंट्स ही नहीं है जिनके 50 मार्क्स हो। बाकी सारे स्टूडेंट्स थे, उनके कैसे मार्क्स थे, लाइक 0 to 10 के बीच में मार्क्स थे। बाकी जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं उनके 91 to 100 के बीच में मार्क्स हैं। तो जो बीच वाली रेंज है उसमें कोई स्टूडेंट्स ही नहीं है, लेकिन फिर भी एवरेज कितनी निकल रही है, अप्रॉक्सीमेटली 50 के आसपास एवरेज निकलेगी आपकी। तो कई बार स्टैटिस्टिक्स इसलिए भी रॉन्ग हो जाता है बेटा, जब हमारा डाटा नॉर्मल डाटा नहीं होता। ये जो मैंने आपको डाटा बताया कि या तो बहुत एक्सट्रीम हाईएस्ट मार्क्स वाले स्टूडेंट्स हैं या बहुत एक्सट्रीम लोएस्ट मार्क्स वाले स्टूडेंट्स हैं, तो इस केस में हमारी एवरेजेस भी फेल हो जाती है और हमारा स्टैटिस्टिक्स भी फेल हो जाता है। तो हमेशा हमारा डाटा जो है वो नॉर्मल होना चाहिए पहले। नेक्स्ट इज कैन बी यूज ओनली बाय एक्सपर्ट्स। ऑब्वियसली अगर आपको नॉलेज है स्टैटिस्टिक्स की, देन ओनली यू कैन यूज स्टैटिस्टिक्स, अदरवाइज आप स्टैटिस्टिक्स यूज नहीं कर सकते हैं। ऐसे अगर आप सपोज स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं तो ही आप स्टैटिस्टिक्स यूज कर पाएंगे। अगर आप कभी स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ते तो ऑब्वियसली आप इसको यूज नहीं कर पाते। नेक्स्ट इज मिस यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज पॉसिबल। अब बहुत से लोग जो है इसको गलत पर्पजेस के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। तो हर चीज़ का जैसे इट इज़ अ बून एज वेल एज अ बेन, यानी कि हर चीज़ आपके लिए वरदान भी है और अभिशाप भी है। तो इसके अंदर क्या है, ये ज़रूरी नहीं है कि स्टैटिस्टिक्स विल बी यूज फॉर ओनली गुड फॉर गुड पर्पजेज, इट कैन बी यूज फॉर बैड पर्पजेज ऑल्सो। नेक्स्ट इज ओनली मीन्स नॉट अ सॉल्यूशन। ओनली मीन्स स्टैटिस्टिक्स आपका एक तरीका है किसी चीज़ को किसी चीज़ का सोल्यूशन प्रोवाइड करने का, बट जो डिसीजन लेना है इट डजंट प्रोवाइड अ सोल्यूशन। Solution has to be taken, या solution और decision has to be taken for a solution by the human beings only। तो जो decision होंगे वो human beings लेंगे। statistics जो है वो सिर्फ मुझे एक तरीका है, it is a way of doing something। next is without reference results में prove wrong। without reference result में prove wrong means, जैसे बेटा आप एक एग्जांपल लेते हैं इसमें। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा कि एक पेपर कंपनी है और एक क्लोथ कंपनी है, ठीक है। पेपर कंपनी का जो है प्रॉफिट दैट इज इक्वल टू 50,000 रुपीज़ दिस ईयर, ओके। और जो क्लोथ कंपनी है उसका भी 50,000 रुपीज़ दिस ईयर प्रॉफिट है। तो क्या आप इन दोनों में से बता सकते हैं कि कौन सी कंपनी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है? अगर हम बात करें तो मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि दोनों कंपनीज इक्वली गुड परफॉर्म कर रही हैं, क्योंकि दोनों के प्रॉफिट 50,000 है। बट इट इज़ रॉन्ग बिकॉज आई हैव नॉट चेक रेफरेंस फॉर इट। आई हैव नॉट चेक रेफरेंस फॉर इट का मतलब क्या है, मैंने ये चेक नहीं किया कि 50,000 जो है वो पेपर कंपनी का है और 50,000 क्लोथ कंपनी का है। मैं इन दोनों को आपस में कंपेयर नहीं करूंगी। मैं हमेशा एक पेपर कंपनी के प्रॉफिट दूसरी पेपर कंपनी से ही कंपेयर करूंगी, ऐसे ही दूसरी क्लोथ कंपनी के प्रॉफिट पहली क्लोथ कंपनी से कंपेयर करूंगी। तो हमेशा रेफरेंस होना चाहिए। रेफरेंस मीन्स क्या चीज़ आप कंपेयर कर रहे हैं, यू शुड नो दिस व्हाट इज़ द रेफरेंस बिहाइंड। तो इसीलिए दो कंपनीज के प्रॉफिट्स तभी कंपेयर किए जा सकते हैं जब उनके पीछे एक रेफरेंस होगा। आई मस्ट बी नोइंग द रेफरेंस कि वाई आई एम कंपेयरिंग टू कंपनीज, ठीक है। तो इसीलिए स्टैटिस्टिक्स तो कैलकुलेशन कर देगा। मैंने तो बोला दोनों के प्रॉफिट एवरेज ऑन एन एवरेज बेसिस 50-50 हज़ार रुपये मैंने स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से निकाल लिए, कंपैरिजन भी कर लूँगी मैं, बट मैं डिसीजन नहीं ले सकती बिकॉज उसका जो रेफरेंस था उसके पीछे वो रॉन्ग था, ठीक है क्लास। तो बेटा दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसके अलावा कोई भी बेटा डाउट रहता है यू कैन आस्क मी ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। और आपका ये जो बेटा आपके फर्स्ट चैप्टर है एंड आपकी जो फर्स्ट यूनिट है दैट इज कंप्लीटेड नाउ, ओके। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन आस्क मी, यू कैन टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप ग्रुप बेटा।